तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, डेट इज़ साउंड वेव। और पहले इसके वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं और चैप्टर कैसा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चैप्टर काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जेई के हिसाब से देखें तो इस पे क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाते हैं। साउंड वेव का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वेव्स के हिसाब से भी देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे वो तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में भी यूज़ होगा। तो साउंड वेव ऑल ओवर में देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस तुम्हारे जेई में एक तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, मेंस में भी और एडवांस में भी आएंगे। तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मस्ट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने वाले ही हैं। अब चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और कॉन्सेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इस पे आते हैं और थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है। और टफ साइड में जाने का रीज़न ये है क्योंकि साउंड वेव जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम वगैरह नहीं होता। जैसे कि हम लोग एनएलएम पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फोर्सिंग बैलेंस करते थे, रोटेशनल मोशन आरबीडी वगैरह करते थे। हर एक चीज़ दिखता था, कैसे घूम रहा है हम लोग फील कर पाते थे, कितनी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सब चीज़ सोच पाते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे साउंड वेव में हम लोग किसी भी कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते, है ना। साउंड वेव मतलब कि मैंने कुछ बोला और तुमने जो सुना, मेरे बोलने से तुम्हारे सुनने तक का जो दूरी था उस बीच में साउंड ने ट्रैवल किया, वेव ट्रैवल किया और उसको हम लोग देख नहीं पा रहे। तो मैकेनिकल सिस्टम इसमें कुछ है नहीं, हर एक चीज़ को विजुलाइज करना पड़ता है और इस रीज़न के कारण से ये टफ जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताता हूँ, डेट इज़ डॉपलर्स इफेक्ट, जो कि हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और वो चैप्टर के एंड में होगा। और डॉपलर्स इफेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले एक आता है बीट फ्रीक्वेंसी, बीट्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये ऐसा चीज़ है जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब ये गारंटी नहीं है कि हमेशा उसी से आए, दूसरी जगह से भी आ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा साउंड वेव को अच्छे तरीके से पढ़ाने का, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं साउंड वेव। पहले समझते हैं कि साउंड वेव जनरेट किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से प्रोपोगेट करता है मीडियम में, और उसको मीडियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरह का ये वेव है, ठीक है। तो सर ये एयर डेंसिटी पर डिपेंड है सर कुछ है। अरे वो तो बहुत आगे जाके डिस्कस करेंगे, है ना। तुम चीज़ों को स्किप मत करो, अभी अभी फंडामेंटल पहले समझते हैं ना। तो हुआ यूं कि यहाँ पे एक लड़का है और इसने क्या किया, कुछ बोला। क्या बोला उसने, कुछ भी बोल सकता है, ABCD बोलना स्टार्ट किया, 1 2 3। हाय। हाय बोला, HI। किसको बोला, अपने दोस्त को बोला, अपने फ्रेंड को बोला, जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये जो इसने कुछ बोला, कहाँ से बोला, अपने मुंह से बोला। और पूरा बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जाऊंगा, वो वोकल कोड वगैरह होता है, वो वाइब्रेट करता है और उसके कारण से आवाज़, ध्वनि बाहर निकलती है, ठीक है। बस समझ लो कि हाँ, साउंड प्रोड्यूस हुआ और ये हवा में आ गया। और मुझे बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। अगर वो अर्थ पे है तो ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर है। तो ये जो वेव है वो एटमॉस्फेयर में प्रोपोगेट कर रहा है। तो ये जो साउंड वेव है वो आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया और ये प्रोपोगेट करते 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 फाइनली यहाँ तक पहुँचा, इसके दोस्त तक। और दोस्त इसको कैसे सुन पाएगा, अपने कानों से। और बायोलॉजिकल टर्म में फिर से अंदर जाए तो क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, नाम तो सुना ही होगा, हाँ है ना। सर। यस। ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम इसको रिसीव करता है और फिर सिग्नल्स को सेंड करता है माइंड को, और माइंड एनालाइज करके चीज़ों को समझता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चीज़ था, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। उसके कान में क्या हुआ, इसके मुंह में क्या हुआ, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, अभी इसमें इंटरेस्ट है।
कि ये जो वेव जनरेट हुआ, जो डिस्टरबेंस यहाँ पे प्रोपोगेट हुआ, आगे की डायरेक्शन में चलते गया, वो हुआ कैसे। अगर मैं एटमॉस्फेयर हटा दूं तो ये नहीं जाता है आगे, इनफैक्ट क्रिएट ही नहीं होता है। इसको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? ठीक है, तो सर वो मॉल हाँ बोलो। नहीं सर। हाँ, एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज़ अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो साउंड वेव है, ये क्या है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। हाइपोथेटिकल मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल वेव है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव बोलने का मतलब ये हो गया, इसको मीडियम की ज़रूरत है। इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। इट रिक्वायर्स मीडियम। दूसरा, जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज ए, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब होता है, जिस डायरेक्शन में वेव देखो, प्रोपोगेट कर रहा है पार्टिकल का वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो पार्टिकल वाइब्रेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, ये चीज़, और इसी दोनों प्रॉपर्टी के कारण से साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। पहला प्रॉपर्टी नहीं, दूसरे प्रॉपर्टी के कारण से। तो हुआ यूं कि मैंने कुछ बोला, तो मैं एक स्पीकर ले लेता हूँ, और अगर तुमने स्पीकर को अगर ध्यान से देखा होगा तो इस जगह पे वाइब्रेशंस होते हैं। देखा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना, बेस वाला स्पीकर जो होता है तुम लोगों ने तो देखा ही हाँ होगा। सर। यस सर। अगर वो वाइब्रेशंस कर रहे हैं स्पीकर, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ड्रम है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। हाँ या ना, ड्रम है ये एक, यस। जो कि आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब इसके साथ होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, जो कि इसके आसपास में इर्द गिर्द में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं। और मैं अभी ड्रम को नहीं बजा रहा हूँ, स्पीकर को नहीं बजा रहा हूँ, तो एयर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास में जो होंगे वो बिल्कुल शांत होंगे, बिल्कुल शांत। इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हर एक जगह पे डेंसिटी सेम है, इनफैक्ट हर एक जगह पे प्रेशर भी क्या है, सेम। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। इसको मैं चाहूँ तो ट्यूनिंग फॉर्क से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। स्पीकर को मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। स्पीकर क्या काम करता है, स्पीकर साउंड वेव को आगे के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। और साउंड वेव होता क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का या फिर वेवलेंथ का वेव। ट्यूनिंग फॉर्क भी वही चीज़ होता है, उससे भी तो आवाज़ निकलता है, टिन, सुना ही होगा तुमने, जिसमें कि 400 हर्ज हो सकता है, 200 हर्ज हो सकता है, 420, कितना भी हर्ज हो सकता है। और वो कैसे आवाज़ निकालता है, वाइब्रेट करके आवाज़ निकालता है। ये क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। यहाँ पे भी ऑसिलेशन कर रहा था। तो मैं इस बात को ट्यूनिंग फॉर्क से भी समझ सकता हूँ। तो लेट से मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, और ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर के मैंने क्या किया, रबर पैड पे हिट किया। पहले था वो नेचुरल लेंथ पे, और जैसे ही हिट किया तो वो क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। तो इसके, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। नहीं सर। किधर से ट्रेन जा रही है?
तो ड्रिल की आवाज है। अच्छा, ड्रिलिंग मशीन। तो ये हमारे पास क्या नाम है इसका, ट्यूनिंग फॉर्क। और ट्यूनिंग फॉर्क ने क्या किया, 400 हर्ज की फ्रीक्वेंसी से निकल रही है। अभी लेट से 100 हर्ज है, समझाने के लिए तुम्हें हर एक चीज़ को फील कराऊंगा, तब जा कर के मजा आएगा। एक बार अच्छे से समझ में आने लग जाए, चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाएगा, आगे भी हर एक चीज़ समझ में आएगा। 100 हर्ज का क्या मतलब हुआ, 100 हर्ज से क्या मतलब निकलता है? 100 100 vibrations ऑसिलेशन per पर second. सेकंड। 100 ऑसिलेशन पर सेकेंड। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये, 100 ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या तुम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो? एक ऑसिलेशन ये हुआ, यस सर। ये एक ऑसिलेशन है। ऐसा ऐसा 100 ऑसिलेशन कर लिया उसने 1 सेकेंड में। कितना स्पीड ये आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, तुम सोच सकते हो। 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में किया है, तो इसका वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है। और मैं उसको अब स्लो मोशन में करके दिखाऊंगा। स्लो मोशन में करने के लिए एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहले क्या हुआ, ये इसके जो प्रॉन्ग्स है, या फिर इसको मैं विंग्स बोल रहा हूँ, या फिर जो भी क्या बोलते हैं इसको, एक ही बोल दो। ये चीज़ इस डायरेक्शन में गया, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसके साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है वो इस तरफ खिंचाएगा एयर मॉलिक्यूल्स। सर मतलब उस एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी ना आसपास की। हाँ हाँ, समझते जाओ। तो पहले कैसे था, एकदम बिल्कुल एक डिस्टेंस पे था सभी कोई, लेकिन क्योंकि विंग्स इसके इस डायरेक्शन में गया, तो साथ साथ में एयर मॉलिक्यूल्स को भी वो खींचेगा। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा डिस्टेंस। बाकी जगह पे नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पे बढ़ चुका है। अब क्या करेगा ये विंग्स, वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा। और नेचुरल लेंथ पे आएगा तो ये कुछ एयर को पुश करेगा वापस से। अब वापस से एयर को पुश किया, तब तक में इतना सा जो क्रिएट हुआ था वेव, वो क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर जाएगा। तो वापस से ये अपने अब नेचुरल लेंथ पे आएगा, नेचुरल पोजीशंस पे आ जाएंगे। और ये है वो वेव जो कि आगे निकल चुका है थोड़ा समय तक। जो कि थोड़ा आगे निकल गया है। बाकी नॉर्मल पार्टिकल्स वहाँ पे थे। अब वापस से ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इधर जाएगा। और ये अगर ऐसा हुआ तो एयर मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, पुश करेगा, ये एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, एकदम क्लोज क्लोज आ जाएंगे, पास पास में। उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाएगा, और वो जो वेव है अब थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा। वेव थोड़ा सा आगे निकल गया, और फिर इधर नॉर्मल वेव है ही, ये ऐसा हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, ये जो विंग्स हैं अब वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो साथ ही साथ वो अपने एयर मॉलिक्यूल्स को भी खींच के लेकर के आएगा। तो खींच के लेकर के आया, तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल डिस्टेंस एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन इससे पहले जो क्रिएट हुआ था कंप्रेशन, वो तो इसी जगह पे रहेगा।
मतलब थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा और वो ऐसे ही रहेगा। और इससे पहले ये क्रिएट हुआ था एक्सपांसन, एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था। अब क्या होगा, नेक्स्ट वापस से ये कंप्रेस होगा, है ना। कंप्रेस नहीं मतलब कि ये जो विंग्स हैं इसके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और एयर मॉलिक्यूल्स वापस से एक्सपांड करेगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में यहाँ पे और ये जो वेव क्रिएटेड है वो आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। तो एक फाइनल मैं लास्ट बना रहा हूँ, जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो वेव्स इस जगह पे हो गए नॉर्मल, एक्सटेंडेड हो गया ना, ऐसा क्रिएट हो जाएगा। एक्सपांसन काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मल और फिर कंप्रेस्ड। सर और आपने बीच के 2 सेम बना दिए क्या? नॉर्मल, क्या बोल रहे हो? बीच वाले जो केस मतलब स्टेप्स जो बनाए हाँ, वो सेम बनाए? सेम नहीं बना है। वही को बाहर जाएगा फिर वापस अंदर आएगा ना, फिर वापस सेम, बाहर जाएगा। एक मिनट देखता हूँ। ये इधर गया और फिर इधर आया, ओके। और फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये अभी इस सिचुएशन के लिए बना है, ठीक है। ये इस सिचुएशन के लिए बना हुआ है। मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम्हारी। समझ में आया क्या? देखो यस सर। अब ठीक है। और ये इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से आया और ये कंप्रेस और यहाँ पे एक्सपांड हो चुका है। तो यहाँ पे फाइनली हमें एक वेव क्रिएट होते हुए दिख रहा है जो कि आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। तो ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन जो क्रिएट हुआ, इसमें डेंसिटी जो होगी एयर की वो बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि एक्सपांसन हो चुका है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रेशर इस जगह पे बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बोलो। घटेगा प्रेशर। और इस लोकेशन पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है, पार्टिकल्स बहुत पास पास में आ चुके हैं। तो इस लोकेशन पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। तो इन दोनों जगह को बोलते हैं हम लोग, एक कंप्रेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग रेयर फ्रैक्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे और इसे हम लोग टर्म यूज करते हैं कंप्रेशन। तो ये जो भी ट्यूनिंग फॉर्क था उसने क्या किया, मीडियम में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस को फॉर्म किया। और कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फॉर्म होने के कारण से ये प्रेशर का वेव फॉर्म हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का भी देखेंगे हम लोग, प्रेशर का भी अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हर एक जगह पे प्रेशर का अलग अलग वेरिएशंस आए। मैं अगर इस जगह पे प्रेशर की बात करूंगा इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे ना तो डेंसिटी चेंज हुआ है ना तो प्रेशर चेंज हुआ है, दोनों कांस्टेंट है। लेकिन इस लोकेशन पे प्रेशर घट गया है, इस लोकेशन पे प्रेशर बढ़ गया। तो अगर मैं इसे बोलूं कि पी नॉट प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी माइनस ऑफ डेल्टा पी। और इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, पी प्लस डेल्टा पी। आया ना? अरे बोलो। यस सर। ये समझ में आए? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है।
और बढ़ और घट रहा है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, अगर इसको मैं पी नॉट प्रेशर बोलूँगा तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और ये हो जाएगा पी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा पी। इसका मतलब प्रेशर जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है। पहले क्या होता था, एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होता था, याद करो, डिस्प्लेसमेंट एस एच एम होता था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता था, जिसमें कि कभी एक्स ए पे जाता था प्लस पे, कभी माइनस ऑफ ए पे जाता था, ये था जीरो। तो ये क्या, जीरो प्लस ऑफ ए हाँ हो रहा सर। है और जीरो माइनस ऑफ ए हो रहा है। सेम वे में यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर का एसएचएम हो रहा है। यस सर। प्रेशर का एसएचएम हो रहा है। अगर ये बात समझ में आई तब फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब तुम लोग बोल रहे हो कि देखो सर यहाँ तो पार्टिकल डिस्प्लेस होते जा रहा है, पहले रेड वाले डॉट इस जगह थे, अब तो रेड वाले डॉट इस जगह हो गया है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये वेव कैसे हुआ, कोई बता सकता है? क्या सर? रेड वाले डॉट देखो ना, पहले यहाँ पे था इस लाइन में, अब इस लाइन में आ गया, आगे बढ़ गया ना, पार्टिकल आगे बढ़ते जा रहा है। यस सर। तुम सर बोलोगे लेकिन हमने बोला है कल कि पार्टिकल वो वेव कर रहा है, लाइक हाँ, प्रेशर है ना। हमने वेव को किस तरीके से डिफाइन करा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली डिस्टरबेंस का डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन पार्टिकल का नहीं। यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, हम्म, हाँ सर, सर वो प्रेशर का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो लाइक प्रेशर के टर्म्स में बोलेंगे। लेकिन पार्टिकल को हमें देखना है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बोला सारे जाता है? पार्टिकल आइडेंटिकल है। तो तो सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है तो क्या हो गया, पानी डिस्प्लेस करेगा तो अल्टीमेटली तो बीच में खाली हो जाएगा ना, अगर डिस्प्लेस करते चला गया तो वाटर की तरह कैसे समझो। खाली हो गया? अगर पॉन्ड सर वो है, पार्टिकल पॉन्ड अगर इस तरीके से वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, अगर तुम बोलोगे तो पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे तो खाली हो जाएगा ना पानी, तुम बोल रहे हो सेम पार्टिकल। तो देखो एक्चुअल में ये सभी पार्टिकल्स उसी जगह पे हैं, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, जो पार्टिकल जहाँ पे था वहीं पे है। तुम अगर इस वाले को अच्छे तरीके से देखो तो ये वाला जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऐसे चम कर रहा है, और ये एक इल्यूजन है जो कि हमें दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि ये जो रेड वाला पार्टिकल है वो आगे भागते जा रहा है, नहीं नहीं, इल्यूजन है। पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन कर रहे हैं कि उनका ऑसिलेशन वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन हमें ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टिकल मूव करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वेव सिर्फ मूव कर रहा है। और इस तरीके से कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आगे की डायरेक्शन में सिर्फ मूव करता है। ये जो ब्लॉक बनाया ना मैंने, ये है हमारा रेयर फ्रैक्शन, ये आगे मूव करेगा। ये जो ब्लॉक बनाया है छोटा सा, ये है हमारा कंप्रेशन, ये आगे मूव करेगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स यहीं पे रह जाएंगे। वाइब्रेशन ऑसिलेशन इस तरीके से हो रहा है बस। तभी तो मैंने इसमें क्या बोला है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव, पार्टिकल का ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो हर एक पार्टिकल वहीं पे बस वाइब्रेट कर रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आगे पीछे कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मुझे उसका कॉम्बिनेशन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देना है। आई थिंक ये तुम लोग को पूरा एकदम उलझा के रख दिया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसीलिए साउंड वेव टफ होता है, समझना मुश्किल हो जाता है। एक ग्राफिक दिखाता हूँ मैं।
देखो इस वाले में तुम किसी भी एक पार्टिकल को बस कंसंट्रेट करके देखो, क्या वो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है या एसएचएम कर रहा है। किसी भी एक पार्टिकल को देखो, रेड डॉट है तो SHM। रेड डॉट को देखो तुम, बहुत सारे रेड डॉट है, क्या सर कर तो रहा फिर हो। मूव क्या कर रहा है? ये है तुम्हारा कंप्रेशन, और ये बीच में जो है वो रेयर फ्रैक्शन है, जहाँ पे डेंसिटी बहुत ही कम है। जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो है कंप्रेशन, और जहाँ पे डेंसिटी कम है वो रेयर फ्रैक्शन है। तो सभी पार्टिकल का ऑसिलेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। ऑसिलेशन देखो हर एक पार्टिकल का कुछ इस तरीके से हो रहा है कि किसी जगह पे कंप्रेशन दे रहा है और किसी जगह पे रेयर फ्रैक्शन। अगर मैं लोकेशन फिक्स कर दूं, ये जैसे मेरा कर्सर जहाँ पे है, इस लोकेशन पे देखो 0 सेकेंड पे कंप्रेशन होगा, 1 सेकेंड पे रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर कंप्रेशन आ जाएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन आ गया, कंप्रेशन, इस तरीके से चलते जा रहा है। मतलब पार्टिकल वाइब्रेट अपने आप उसी जगह जगह पे कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उसका पैटर्न फैशन कुछ इस तरीके से है ऑसिलेशन करने का कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देता है, और साथ ही साथ आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। सबसे लेफ्ट साइड में देखो, ये ड्रम मान लो, या फिर मान लो ये सोर्स है जो कि एसएचएम कर रहा है या फिर ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स हो गया, और वही फ्रीक्वेंसी हर एक वेव को मिलेगा। ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी फिक्स, और इसका ऑसिलेशन जितना, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का ऑसिलेशन उतना, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से। अगर ये 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो सभी 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन करेगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है। तो हम्म। इसीलिए मैं, हाँ, और ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो गया, इसीलिए जितने भी सारे पार्टिकल हैं उनका भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो गया, जो कि चेंज नहीं होता। तो इतने टाइम से मैं क्या बता रहा था कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी एक बार दे दिया, फिक्स हो गया, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, यही रीज़न है। ओके सर। देख लो किसी को कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग आगे इलस्ट्रेट करेंगे। अब देखो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बिल्कुल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जितने भी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं वो सारे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही एसएचएम कर रहे हैं या फिर ऑसिलेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, यस सर। ओके। नोट्स में से नहीं बनता। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी दिख रहा है, ये हो गया हमारा कंप्रेशन, जहाँ पे प्रेशर हो गया ज़्यादा। और प्रेशर ज़्यादा और कम हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो अगर ये ऑसिलेशन वगैरह नहीं कर रहा होता तो जो नॉर्मल प्रेशर होता वो पी नॉट होता, है ना। अब क्योंकि ऑसिलेशन कर रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा रहा है और थोड़ा घटा रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा इस जगह पे, कितना बढ़ करके हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डीपी में रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट प्लस ऑफ डीपी। और इस जगह पे प्रेशर माइन्यूट सा घटा है, रेयर फ्रैक्शन अगर है तो पी नॉट माइनस ऑफ डीपी बोलेंगे। तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, किसका ऑसिलेशन हो रहा है, प्रेशर का ऑसिलेशन हो रहा है। तो मैं ये एसएचएम कर रहा है ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये भी एसएचएम कर रहा है तो हर एक पार्टिकल एसएचएम करेंगे, तो प्रेशर का भी एसएचएम हुआ, प्रेशर का एसएचएम हुआ, तो मैं डीपी इस तरीके से लिख सकता हूँ, डीपी इज इक्वल टू डीपी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसको समझो तुम लोग, वैसे नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ में ही बता रहा हूँ, दूसरी जगह पे इतने ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बताते भी नहीं। देखो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी हम लोग लिख देते, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि ऐसा चम हो रहा है। अब ए यहाँ पे क्या डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है, अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया,
दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर वो इस लोकेशन पे हो तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी तरीके से अगर प्रेशर मैक्सिमम जो बढ़ सकता है वो डीपी नॉट बढ़ सकता है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं पे तो कुछ थोड़ा प्रेशर बढ़ा होगा लेकिन डीपी नॉट नहीं बढ़ा होगा, तो वो हो जाएगा डीपी। वो कितना बढ़ा है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, कितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। तो ये इसका पी नॉट जो वैल्यू है वो उसका मीन पोजीशन होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो ये हाँ तो सर। हाँ, अब इसको मुझे जनरल इक्वेशन बनाना है वेव का, तो कैसे बनाते हैं बोलो? टी के जगह पे टी माइनस ऑफ एक्स बाई वी पुट कर लेना है। तो dp विल बी इक्वल्स टू dp नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ एक्स बाई वी। बचपन में पढ़ रखा है हम लोगों ने ये सब चीज़ें। पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा बाय वी इंटू एक्स विच इज कॉल्ड के। सर डीपी नोट मतलब इनिशियल प्रेशर ना? डीपी नॉट का मतलब है मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीमेंट। अगर प्रेशर ये ज़ीरो है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, पी नॉट यहाँ पे। लेकिन अगर ड्रम बज रहा है तो प्रेशर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। आया ना? यस सर। तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ा, डीपी नॉट बढ़ा है, और कितना घट सकता है मैक्सिमम, डीपी नॉट घट सकता है। डीपी नॉट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस ऑफ टीपी नॉट, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस ऑफ डीपी नॉट। आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और हम लोग फाइव को ऑलवेज लेकर के चलते हैं, तो फाइव हम लोग भी इसमें डाल सकते हैं। सो दिस विल बी द आवर जनरल इक्वेशन फॉर प्रेशर वेव। इसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेव। दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेव। इसे हम लोग एक्सेस प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, याद होगा तुम्हें, फ्लूइड में एक्सेस प्रेशर पड़ा होगा। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो ज़्यादा है, पी नॉट से जितना ज़्यादा प्रेशर है उसे एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सा बेसिक सी चीज़। और डीपी नॉट क्या हो जाएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही है क्या? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा यस सर। प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब ज़्यादातर जगह पे हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डीपी डीपी छोटा है वैल्यू, बार बार डीपी डीपी हम लोग लिखते नहीं हैं, इसको एक जनरल तरीके से हम लोग पी लिख देते हैं। पी इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा लिखते हैं। जहाँ पे पी का मतलब वही है, छोटा सा चेंज, और पी नॉट का मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड है, और फाइव तो तुम यहाँ पे डाल ही सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूले को हम लोग याद यस रखते सर। थे, जिसमें कि हाँ ये सर। इस बात को डिनोट करेगा कि नॉर्मल प्रेशर से कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, बस इस चीज़ को। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक उससे तुम्हें समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक साउंड वेव है जो कि मीडियम में चल रहा है, कुछ इस तरीके से वेव का इक्वेशन दिया गया, 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साइन 4000 टी माइनस ऑफ 10 मीटर इनवर्स एक्स, इस तरीके से दे रखा है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, दूसरा
speed of sound in this medium. तीसरा maximum and minimum pressure in the medium. सॉल्व करो इसे। मान लो कि अर्थ है हमारा और नॉर्मल हम लोग एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो और मीडियम भी हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल बस सिचुएशन दिया, करो सॉल्व। हो गया सर। हाँ देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ओमेगा टी माइनस ऑफ के इंटू एच। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000 4000 की वैल्यू 4000 सॉरी ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 2 पाई एफ दैट इज इक्वल्स टू 4000। तो फ्रीक्वेंसी इधर से निकल के आ जाएगा तुम्हारा 4000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। उसके बाद फिर अगर तुमसे बोला गया कि जो साउंड वेव है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो ओमेगा बाय ओमेगा 10 दे रखा है तुम्हें, दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड निकल गई। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इन द मीडियम। तो उस मीडियम में मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं कि अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हाँ, इतना एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P0 plus 0.02 पास्कल। हाँ, ये जो एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये बता रहा है कि इतना सा प्रेशर कंप्रेशन के टाइम पे बढ़ जा रहा है। 0.02 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सर मिनिमम 10 to the power 5 क्यों लिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितना होता है? अच्छा हाँ सॉरी। तो ये माइनस ऑफ 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम प्रेशर और ये मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। कोई बोल सकता है कि प्रेशर का डिफरेंस बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के बीच का डिफरेंस, तो 2a हो जाएगा, 10⁻⁴ है ना? वो कितना हो जाएगा? 2a विच इज 0.02 0.04। तो बेसिक क्वेश्चन था जो कि मैं भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। एक नया नाम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर रिलेशन निकालेंगे। प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अभी हम लोगों ने प्रेशर वेव देखा। प्रेशर वेव का मतलब क्या है? जो प्रेशर था वो एसएचएम कर रहा था अपने आप में, तो मैंने उसका एक इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो भी तो ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन या फिर एसएचएम कर रहे हैं। यस सर, हाँ। बिल्कुल हाँ। अगर वो कर रहे हैं तो इसका भी तो इक्वेशन लिखा जा सकता है। बिल्कुल हाँ, इसका भी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ही हो रहा है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है हमारा। तो मैं इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट नहीं करूंगा, एस से डिनोट करूंगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि वेव का प्रोपोगेशन एक्स में ही हो रहा है इसलिए, और पार्टिकल का भी प्रोपोगेशन वाइब्रेशन एक्स में ही हो रहा है। तो एक नया एस से डिनोट करना हमें उचित लगा, नहीं तो एक्स एक्स सेम हो जाता है नोटेशन। तो एसएचएम अगर होता है तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब एक्स के जगह पे लिखूंगा मैं एस,
ए इज द एम्पलीट्यूड, ये जितना आगे डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैं एस नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी समझने में किसी को? नो सर। चलो, तो अब क्योंकि ऐसे से ढेर सारे पार्टिकल्स ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या फिर ऐसा चम कर रहे हैं, तो मुझे एक जनरल इक्वेशन लिखना है। तो एक्स डिस्टेंस पे अगर जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो टी को क्या चीज से रिप्लेस करते हैं? t minus x by v। टी माइनस ऑफ एक्स बाय बी से रिप्लेस कर दिया मैंने, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये रिजल्ट आ गया। प्लस 5 ही होगा जनरल इक्वेशन बनाने के लिए, प्लस 5। तो ये कहलाएगा हमारा प्रेशर वेव ऊपर बोला था, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, और एस नॉट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट Maximum Yeah. displacement। एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नाम अब देना पड़ेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेशर का भी एम्पलीट्यूड है, तो इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे। बाकी आई थिंक ओमेगा और के सेम होगा ऊपर में और नीचे में। ऊपर कौन सा सर बात? इसमें केक्स क्या है? एक मिनट बताता हूँ। P इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो इस इक्वेशन में जो k है और ओमेगा है, इसका वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, ठीक है क्या? ये दोनों सेम है। अब x की बात करते हैं, x क्या है इस जगह पे? क्योंकि वेव जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई पर्सन इस जगह से कुछ बोला है तो वेव तो आगे प्रोपोगेट करेगा ना। तो ये जो x है वो इस यस बात को सर। बताता है कि वेव का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस होता तो नेगेटिव x डायरेक्शन में तो जाता। नेगेटिव एक्शन। तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क था लेट से, तो यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिकल्स थे वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे चम कर रहे थे, जिसके कारण से मुझे ये वेव का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ा। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि ये जो प्रेशर वेव है और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है। हालांकि जो मैं इसका चाहो तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूँ, चाहो तो डेरिवेशन भी करा सकता हूँ। डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, बोलो कराओ या ना? नहीं नो नहीं। सर। नहीं। देख लो, डेरिवेशन काम आ जाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है? डेरिवेशन देख लो, क्योंकि ये जो चीज़ है थोड़ा सा नया है, इसीलिए मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि तुम लोग डेरिवेशन को थोड़ा देखो, समझो। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं वो तुम्हें समझना इम्पोर्टेंट। जो चीज़ कर रहे हैं वो एक बार तुम्हें अच्छे से समझ में आए तो फिर तुम्हें फील आएगा, थोड़ा सा साउंड वेव समझने में भी आसानी होगी। तो मैंने क्या किया, एक ट्यूब लिया लंबा सा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक लंबा सा ट्यूब लिया और इस जगह पे क्या कर लिया, स्पीकर लगा दिया। ये लंबा सा ट्यूब था और इस जगह पे मैंने स्पीकर लगा दिया, तो साउंड को मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने के लिए अलाउ किया, तो वो जो कि आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पे ढेर सारे क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे और वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दो लोकेशन चूज किया, एक ये लोकेशन और एक ये लोकेशन, ठीक है क्या? और मैंने बस इतने से लोकेशन को स्टडी करने की कोशिश की, इसका ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, उसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, और ये जो है वो एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, छोटा सा डिस्टेंस है। डेल्टा एक्स। बिल्कुल। तो ये किस टाइम पे था, जब कोई भी वेव प्रोपोगेट नहीं कर रहा था, वेव नहीं मूव कर रहा था, तब का सिचुएशन। लेकिन जब वेव प्रोपोगेट करेगा
जब वेव प्रोपोगेट करेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जितने सारे, वो सभी एक साथ आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, यस सर। और यहाँ पे जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो भी आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना ये मूव करेगा उतना सेम ये मूव नहीं करेगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स से कि थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट किया है इसने, इतना आगे गया। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो एस अमाउंट में दिया है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, इसने दिया है डिस्प्लेसमेंट एस प्लस ऑफ डेल्टा एस, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये था ज्यादा क्यों है? इनिशियल, देखो उसी सर इंस्टेंट दोनों पे, का अलग क्यों है? समझो अच्छे तरीके से, मैं कैसे समझाऊँ इसको, विजुलाइज करने की ज़रूरत है। मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। dx वापस से मैं उसको पिक्चर पे लेकर के चलता हूँ। इस फिगर में तुम नोटिस करो अच्छे तरीके से, ये जो रेड डॉट है और उसके नेक्स्ट वाला ये जो डॉट है, उन दोनों के बीच में कभी सेपरेशन हो रहा है, कभी अप्रोच हो रहा है। ध्यान दो, दिख रहा है क्या, रेड डॉट और उसके नेक्स्ट वाला डॉट, हाँ यस सर। कभी सेपरेशन हो रहा है और कभी अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है, तभी तो सेपरेशन और अप्रोच का सिनारियो डेवलप हो रहा है। अच्छा समझा सर। है ना, ये वाला देखो आगे पीछे हो रहा है, दिख रहा है। यस सर। ऐसा क्यों होता है? अरे तो पार्टिकल का एसएचएम अगर हो रहा है और दोनों का फेज, इनिशियल फेज कांस्टेंट सेम नहीं है, तो दोनों आउट ऑफ फेज है ना, इसीलिए हाँ सेपरेशन हो रहा है, कभी अप्रोच हो रहा है। देखना अच्छे से समझो। तो यही चीज मैं वहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक का डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ तो एक का एस प्लस डेल्टा एस होगा। चलो अब चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम के चेंज को देखना है, कितना वॉल्यूम का चेंज हुआ। क्या इनिशियली इतना सा वॉल्यूम था, इतना सा वॉल्यूम, बताओ इनिशियल कितना वॉल्यूम था। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूँ ए है, डेल्टा एक्स टू तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, डेल्टा एक्स वी डेल्टा एक्स ये ए। इंटू ए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए ले रहा हूँ तो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या मुझे ये डिस्टेंस देखना चाहिए कि कितना है, क्या डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस होगा ये डिस्टेंस, तो फाइनल वॉल्यूम कितना यस हो जाएगा, क्योंकि ये आगे आ चुका है, ये एस डिस्टेंस आगे आया और ये कितना है, एस प्लस डेल्टा एस डिस्टेंस आ गया है। तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एस इंटू ए, ये फाइनल वॉल्यूम निकला। और अब मैं निकालूंगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, डेल्टा वी that is v final minus of v initial that is equals to delta s into a। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको मैं नहीं आ रहा डिवाइड, है सर। अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ। क्या नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, आ रहा है सर। आ रहा है ना, अरे मैथ्स तो कर रहा हूँ।
कुछ तो खास किया नहीं मैंने इसमें। तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा, और मैं इस डेल्टा को काफ़ी छोटा कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा डी वी बाय वी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी एक्स। ये चीज़ आ गया। अब डी वी बाई वी क्या चीज़ है? बल्क मॉडुलस। अगर तुम्हें याद हो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ नहीं, वी डी पी बाई डी वी। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बस इतना से याद कर लो कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी पी बाई डी वी। तो यहाँ पे डी वी बाई वी है मेरे पास, मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ कितना होगा। तो ये हो जाएगा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी बाई वी। इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आया? माइनस ऑफ डी पी बाई बी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी एक्स, ऐसा। और डी एस बाई डी एक्स क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही तो है। तो मेरे पास है एस इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। याद करो कि इसमें मैंने इनिशियल फेज को 0 लिया, ठीक है। और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी एस बाय डी एक्स डेल एक्स बाय डेल एस बाय डेल एक्स। डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आ रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस साइन बाहर निकलेगा, एस नॉट के साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो इसके वैल्यू को अगर पुट करूँगा तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ डी पी बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा? डी पी इज इक्वल्स टू बी के एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। डीपी क्या चीज है? डीपी क्या चीज है? कोई बता सकता है? चेंज इन मोमेंट, अरे नहीं, प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर है। प्रेशर। और क्या चेंज इन प्रेशर हम लोगों ने प्रेशर वेव में देखा था? उसका क्या फॉर्मूला था चेंज इन प्रेशर का? P इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ये तो जनरल फॉर्मूला था। तो अब हम लोग हाँ सर। इसको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो बी के एस नॉट के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये हमारा रिलेशन निकल गया प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बीच में, वेर पी नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एंड के इज 2 पाई बाय लेमडा, हमें पता है, जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, एंड बी इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, जो किसी भी मीडियम के लिए दिया गया होगा। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, बल्क मॉडुलस, ठीक है। सर पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट, क्या वापस एक बार समझ। P naught is equals to Bk S naught. This is the relation between the pressure amplitude and the displacement amplitude, जो कि हम लोगों ने इधर कंपेयर करके निकाला। इसमें एक और कंपैरिजन होगा कि जो फाई है वो कितना है? पाई बाई 2। इसका मतलब मेरा अगर इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का S इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, तो मेरे पास जो प्रेशर का इक्वेशन निकल करके आया वो पी के एस नॉट, तो क्या निकल के आया? बी के एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई 2 निकल करके आया। तो कौन वेव लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? लीड प्रेशर कर रहे हैं।
प्रेशर लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है? π/2 से। π/2 से लीड। तो ये चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में जो फेज डिफरेंस होता है ऑलवेज वो π/2 का होता है, और प्रेशर वेव क्या करता है? लीड करता है ऑलवेज। नोट डाल करके यहाँ पे लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट। प्रेशर वेव always leads displacement wave by π/2। ये π/2 से डिस्प्लेसमेंट वेव को लीड करता है। सर एक बार बल्क मॉड्यूलस का मतलब बताओ। बल्क मॉडुलस देखो, इलास्टिसिटी पढ़ोगे ना, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, उसमें ये पढ़ाया जाता है। उसके लिए तुम्हें स्ट्रेस और स्ट्रेन जानना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस का मतलब मैं ये बस सर वो इतना, पता है। बल्क मॉडुलस का बस इतना सा मतलब समझ सकते हो कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, वो बल्क मॉडुलस को डिनोट करता है। जैसे रॉक है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है? काफ़ी लो है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको, है ना? तो वो ये बल्क मॉडुलस को डिनोट करेगा। जैसे सर रुई है, यंग मॉड्यूलस भी यही है ना फिर? यंग मॉडुलस अलग चीज़ है, यंग मॉडुलस के को डिनोट करता है। के क्या है? स्प्रिंग सर वो और एक कांस्टेंट। भी है ना शेयर मॉड्यूलस। हाँ, वो अलग चीज़ है, कितना शियर हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ना इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, जब चैप्टर आएगा उसमें यस देखेंगे। सर। हम्म, हर एक जगह पे ये कंप्लीट होने के बाद ही ये स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं इस जगह पे सर प्रेशर वेव। फॉर्मूला ये तो तीन ही बी है का ना वैल्यू क्या मतलब? था? हाँ बोलो। बी का वैल्यू बी का फॉर्मूला ये होता है, हमेशा याद रखना है, बी इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ डी पी बाई डी वी। हालांकि साउंड वेव में सिर्फ एक और जगह पे यूज़ होगा, वो भी डेरिवेशन में। ये बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डी पी बाई डी वी एक और जगह पे यूज़ होगा, बाकी कहीं पे भी यूज़ नहीं होता ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का। सर मतलब फॉर्मूला ये तीन ही याद रखना है ना, इसके ऊपर का वो डेरिवेशन था सिर्फ? हाँ, ये सारे डेरिवेशन है, अभी तक जितने भी चीज़ पढ़ा है सारे डेरिवेशन है। काम का चीज़ क्या है? एक प्रेशर वेव तुम्हें याद रखना है, एक डिस्प्लेसमेंट वेव, और रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट होता है, बस। और ये नोट वाला चीज़ कि π/2 का फेज डिफरेंस होता है, इतने से ही हमें याद रखना है अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा। सर एक ठीक है, मिनट। जितना भी था वो डेरिवेशन था, और अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए ये सारी चीज़ बताए गए थे। ठीक है क्या? समझा सर अच्छे से। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। स्पीड एक ऑफ, मिनट बचा। ओके, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा गिवन है, बोला गया कि किसी भी जगह पे वेव जो है आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, और वेव बोला गया तो वो साउंड वेव ही है। तो लिखा है ए साउंड वेव ऑफ वेव लेंथ 40 सेंटीमीटर travels in positive x direction if the difference between the maximum and minimum pressure at a given point is 2 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter square. Find the amplitude of vibration of
the particle of the medium. Also find the general equation of pressure wave and displacement wave. Assume at t is equals to 0, pi is equals to pi by 3 for pressure wave, and bulk modulus of the medium is 1.4 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट करो, ये फर्स्ट पार्ट और ये दूसरा। फर्स्ट पार्ट करो, आराम से बनेगा, फिर सेकंड पार्ट सोच करके करो, वो भी आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में तुम्हें बताया गया कि जो साउंड वेव है वो आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और साथ ही साथ उसका जो वेवलेंथ दिया गया है वो इतना गिवन है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि जो भी डेटा गिवन है उसको लिखना। ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फिगर ड्रॉ करते जाओ ताकि तुम्हें आगे काम आए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना निकल के आया? BKS डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 into 10 raised to power -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बोला गया फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मुझे एस नॉट निकालना है, डेटा को बस लिखते जाओ। और क्या दिया है मुझे? बी गिवन है, डेट इज 1.4 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस जगह पे ये फेज कांस्टेंट लिखा हुआ है, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज ऐसा दिया गया। सर इसको 5/2 से ऐड करेंगे कि या 5/2 ही लिखेंगे? बताता हूँ। तो अभी देखो क्या हम लोग फॉर्मूले पढ़े, पी नॉट इज इक्वल्स टू बी के एस नॉट। जैसे डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखा और पुट करके देखा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर आ रहा है। बी का वैल्यू पुट कर लिया 1.4 into 10 raised to power 5। के का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। ध्यान रखना कि हमेशा यूनिट तुम्हारा सही हो। सेंटीमीटर में गिवन है, उसको मीटर में हम लोग पुट करेंगे। और बी के एस नॉट मुझे निकालना है, तो इस जगह से हम लोग अब एस नॉट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एस नॉट निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है एस नॉट? बता दो डायरेक्ट आंसर, या मैं निकालूं? सर 100/7 पाई। तुम लोग पे भरोसा नहीं करूंगा, मान लो एस नॉट है, ठीक है, वरना गलत बता दे तो तुम लोग। ओके सर। नहीं सर, राइट है, 10 की 100/7 पावर पाई। -8 अपॉन आप 7 कर पाई। 7 पाई। 100/7 नहीं सर, मेरा 10 की पावर -8 है। देखो दो लोगों के आंसर डिफरेंट हुए, इसका मतलब गलती है। सर आप कर दो सर। 2.7 पाई है। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, अभी टाइम कम बचा हुआ है। तो एस नॉट हाँ हमारा सर। निकल गया। अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई वन, और पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई टू। जब ये दोनों हर एक ही जगह का फेज मतलब वेव का इक्वेशन है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई बाय 2 का होना चाहिए। इस बात को मुझे ध्यान रखना है। अब ऊपर क्या दिया गया है कि ये चीज पाई बाय 3 है, इनिशियल फेज कांस्टेंट प्रेशर वेव का पाई बाय 3 है, तो ये चीज तुमने लिख दिया इसको पाई बाय 3। और अगर पाई बाय 3 है तो ये कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 3 हो? -π/6। हाँ,
तो ये माइनस ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6। मतलब ये चीज़ है तुम्हारा 60 डिग्री और ये चीज़ है तुम्हारा 30 डिग्री, क्योंकि ये माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। और ये लीड करेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर लीड नहीं कर रहा होता तुम गलत करके ऐसा भी कर सकते हो कि 60 प्लस 30 कर दो, सॉरी 90 कर लो, 150 डिग्री। तो यहाँ पे 150 अगर लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 से ये लीड करने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लीड हमारा प्रेशर वेव ही करेगा। सर इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है ना? एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक थोड़ी ना। चलो, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड ऑफ साउंड वेव स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह किस तरह के हैं। सर सेकंड पार्ट। देखो, इस जगह पे मैं ओमेगा नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन के को जरूर पुट कर सकता हूँ। के का 2 पाई वैल्यू बाय लैम्डा। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन होता, फ्रीक्वेंसी गिवन होता तो ओमेगा हम लोग निकाल लिए होते, दिक्कत नहीं होती। तो ये बस समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है क्या? सर टी इज यस सर समझा। क्या बोल रहे हो? टी इज इक्वल टू, सर टी इज इक्वल टू 0। वो इनिशियल फेज कांस्टेंट को बताने के लिए टी इज इक्वल टू 0 यूज करना था, लेकिन इसकी कोई तो जरूरत ओमेगा टी वैनिश हो जाएगा ना? नहीं। जब मैंने फेज कांस्टेंट बोल दिया तो तुम्हारा साफ साफ पता चल गया कि इनिशियल फेज की बात कर रही है और फाई नॉट का बात कर रहा है, ठीक है? टी इज इक्वल टू 0 नहीं देना सर, इनिशियल फेज कांस्टेंट। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।